Hello students, last time we read the poem My Last Duchess. Due to some technical glitch, I could not finish the poem. We will pick it up again. Now, up till now, we have read that uh, My Last Duchess is, as you already know by now, a dramatic monologue, and here we have the Duke who is talking about his late wife, the Duchess, and he's talking to an envoy who has probably come with a proposal for marriage of his master's daughter. And he takes this man to look at his late Duchess's painting, and he's talking about how she was. We have reached up to these lines where he talks, such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. तो कहना क्या चाह रहा है कवि? ये कहना चाह रहा है यहाँ पे ड्यूक अपनी डचेस के बारे में जो बता रहा है, तो वो ये कह रहा है कि बहुत खूबसूरत थी उसकी पत्नी, बहुत मासूम भी थी, ज़िंदगी से भरी थी, जीना चाहती थी, हर किसी की प्रशंसा से वो प्रसन्न हो जाया करती थी, बहुत खुशी उसको मिलती थी, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाया करती थी। और यहाँ तक कि कोई छोटा सा भी कॉम्प्लीमेंट उसको देता था, प्रशंसा करता था, तो उससे ही द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग अ थ्रोट, यानी थोड़ा सा गुलाबी हो जाना, शर्मा जाना, लजा जाना जब करते हैं तो हल्की सी गुलाबीपन जो चेहरे पे आती है वो रंगत उसके चेहरे पे अक्सर आ जाया करती थी। और ऐसा उसको लगता था कि लोगों की प्रशंसा करना, सभ्यता से बोलना, अच्छा बोलना, वो कर्टसी है यानी सभ्यता है। शी थॉट, ऐसा वो सोचती थी, एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इसलिए जब भी कोई तारीफ़ करता था तो उसके गालों पर खुशी का जो निशान है या दैट स्पॉट ऑफ जॉय यानी गालों में लाली जो थी वो दिखने लग जाती थी। शी हैड अ हार्ट, हाउ शेल आई से। अब ड्यूक कहता है कि कैसा था उसका दिल, अब मैं कैसे आपको बताऊं। टू सून मेड ग्लैड, टू सून मेड ग्लैड मतलब बहुत जल्दी ही खुश हो जाया करती थी वो। टू ईजीली इम्प्रेस्ड, बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाया करती थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुकड ऑन, जो भी चीज़ वो देखती थी उसको पसंद आ जाती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो हर जगह ही देखती थी, यानी उसकी नज़र जहाँ जहाँ पड़ती थी, जिस जिस चीज़ को वो देखती थी वही चीज़ उसको अच्छी लगती थी। सर इट वॉज ऑल वन, सब उसके लिए समान ही था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. अब यहाँ देखो, कह रहा है वो ड्यूक कि माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, ऐसा नहीं है कि वो अपने पति को प्रेम नहीं करती थी या पति का आदर सम्मान नहीं करती थी, करती थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट यानी मैं भी उसके दिल के करीब था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, लेकिन तुरंत ही तुलना उसने किससे कर दी इस चीज़ की कि मेरा ज़रूर सम्मान करती थी, लेकिन उतनी ही प्रसन्न होती थी वो किससे? ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट यानी सूरज के ढलने का, शाम का होना, दिन का ढलना। इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में ढलता है, पश्चिम में सूरज ढलता है तो शाम हो जाती है यानी दिन ढल जाता है, तो वो देखकर भी वो ढलते सूरज को बड़ी प्रसन्न हो जाया करती थी। द बाउ ऑफ चेरीज़, बाव कहते हैं शाखा को, टहनी को। चेरीज़, चेरी बड़ा ही खूबसूरत दिखने वाला फल भी है, लाल रंग का होता है, और उसकी टहनी जो टूटी वो बहुत खूबसूरत दिखती भी है। तोड़कर किसी मूर्ख ने, ऑफिशियस फूल यानी जो जहाँ नहीं ज़रूरत हो वहाँ पर भी बड़ा बिज़ी दिखना चाहता है या कामकाजी दिखना चाहता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं ना, बिना बात के जो व्यस्त दिखना चाहे, ऐसा ऑफिशियस इसलिए कहा। मूर्ख कहा किसको? यानी कोई भी खेतों में काम करने वाला
लड़का होगा जिसने मालकिन को देखकर एक टहनी तोड़कर उसको दे दी, और उससे भी वो उतनी ही खुश हो जाया करती थी। ऑर्चर्ड किसको कहते हैं? फलों के बागीचे को कहते हैं। और चेरी एक फल है, तो फल के पेड़ यानी इस बागीचे से तोड़कर जब एक टहनी कोई देता था उसको, तो उससे भी वो उतनी ही खुश हो जाया करती थी। द वाइट म्यूल, म्यूल कहते हैं खच्चर को, न घोड़ा न गधा, बीच का जो हाइब्रिड होता है उसको म्यूल कहते हैं, और उस पर ये सवारी करती थी। शी रोड विद राउंड द टेरेस, यानी टेरेस पर ये उस घोड़े की सवारी किया करती थी, और उससे भी वो उतनी ही प्रसन्न थी। ऑल एंड ईच, अब देख लीजिए तुलना इसने किससे की? अपने फेवर को, सूरज के ढलने को, किसी ने चेरी की डाल तोड़कर उसको पकड़ा दी उससे, वो सफ़ेद खच्चर जिस पर वो सवारी करती थी, सभी ऑल एंड ईच वो ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, सभी की प्रशंसा वो कर दिया करती थी। और ब्लश एटलीस्ट, ये शर्मा जाया करती थी, लजा जाया करती थी, धन्यवाद करती थी। शी थैंक्ड मैन गुड, वो क्या करती थी? सभी का धन्यवाद करती थी, यानी धन्यवाद देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करती थी, हर किसी की प्रशंसा या धन्यवाद वो करती थी। बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन कैसा धन्यवाद देती थी? ऐसा लगता था, आई नो नॉट हाउ, मैं कह नहीं सकता कैसे, एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट of a 100-year-old name with anybody's gift। अब ड्यूक को लगता था कि उसने इस आम सी लड़की को, इसको विवाह करने के बाद अपना 900 साल पुराना नाम दिया है, तो बहुत बड़ा तोहफा दिया है, उसकी कदर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सूरज के ढलने को उसने अब मेरे साथ तुलना की, वो गलत उसको लगता था कि कोई उसको चेरीज से भरी एक डाल दे दे, वो गिफ्ट भी वो उसकी तुलना करे, किस गिफ्ट से? इस ड्यूक के गिफ्ट से, जो ये मानता है कि 900 साल पुराना नाम दिया है, तो किसी और के गिफ्ट से वो मेरे इस गिफ्ट की तुलना कैसे कर सकती थी? उसे पसंद नहीं था ये। सो who would stoop to blame this sort of trifling? trifling यानी तुच्छता, stoop यानी झुकना, to blame दोष देना, this sort of trifling, अब इस तरह की तुच्छता को कौन नीचे गिरे, इस स्टैंडर्ड तक जाए और फिर उसको दोष दे कि तुम ये क्यों कर रही हो? Even had you skill in speech, बेशक अगर आपको बोलना आता हो, यानी आप शब्दों से खेलने के माहिर हों, विच आई हैव नॉट, वो कला या स्किल तो मुझे मेरे अंदर नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता था। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, कि आप अपनी रज़ा, विल, जो भी आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, ऐसा स्पष्ट कर दो ऐसे व्यक्ति को। एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस मी, और कह सको कि भाई ये जो तुम्हारा व्यवहार है वो हमें पसंद नहीं है, डिस्कस मी। हेयर यू मिस, यहाँ तुम गलत करती हो, और देयर एक्सीड द मार्क, और यहाँ तुम अति कर देती हो। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लिसन्ड सो, और मान लो कि मैं उसको समझा पाता और वो मुझसे सीख भी जाती, अगर इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लिसन्ड सो, नॉट प्लेनली सेट हर्स विद टू योर्स, और ऐसा नहीं हो कि मैं सिखाना चाहता उसको और वो अड़ जाती या अपनी स्पष्ट करने लग जाती अपने स्टैंड को, और ये कहने लगती कि नहीं नहीं, गलत आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सफाई अपनी देना चाहती। तो ऐसा भी अगर होता तो हर विच टू योर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, कोई बहाना वो बनाती। इवन देन, अगर मैं समझा पाता, मैं उसको समझाने का प्रयास करता और बदले में वो बहाने बनाती, तब भी क्या होता? इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, ये भी तो झुकना ही होता। यानी क्यों नहीं बिना बताए वो समझ जाती कि उसका पति क्या चाहता है। अच्छी पत्नी को तो यही करना चाहिए, और ऐसे में वो ये कह रहा है कि इसलिए मैं उसके लेवल तक झुकना नहीं चाहता। समझाना भी स्टूपिंग होता, यानी झुकना होता। एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, इसलिए मैंने तय किया कि मैं कभी भी झुकूंगा नहीं। ओ सर, शी स्माइल, नो डाउट, देखो मुस्कुराती वो थी, बिल्कुल बेशक, नो डाउट। वेनेवर आई पास्ट हर, जब भी मैं उसके बगल से गुजरता, उसके सामने से गुजरता था, वो मुझे देख के ज़रूर मुस्कुराती थी। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ऐसा कौन था
जिसको वही मुस्कुराहट नहीं मिलती थी। दिस ग्रीव, आई गेव कमांड्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर। ये जो सिलसिला है ये बढ़ता चला गया। फिर एक ऐसा समय भी आया कि ड्यूक से बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी पत्नी दूसरे किसी भी व्यक्ति को देखकर भी मुस्कुराती है, और उतना ही मुस्कुराती है जितना वो उसको देखकर मुस्कुराती है। नहीं उसको समझ में आया, तो ही गेव कमांड्स, उसने आदेश दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। नाउ ये पंक्ति अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, ऑल स्माइल स्टॉप कैसे हो सकती हैं। देखो, सारी मुस्कुराहटें एक ही दम से रुक गईं। यानी यहाँ हम क्या मतलब निकालें कि उसने कुछ ऐसा आदेश दिया जिससे उस डचेस को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, तभी मुस्कुराहटें रुक गई। देयर शी स्टैंड्स एज इफ़ अलाइव। और देखो अब यहाँ वो खड़ी है जैसे कि जीवंत हो, जिंदा हो। यानी ड्यूक ने ही अपनी पहली पत्नी को मरवाया है उसका मर्डर करवाया है। और यहाँ वो बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा है इस बात को। उसको बिल्कुल डर नहीं है और उसको बिल्कुल इस चीज़ का मलाल नहीं है कि उसने अपनी पत्नी को मरवाया। देयर शी स्टैंड्स एज इफ विल इट प्लीज़ यू राइज। अब आप खड़े हो जाइए। वील मीट द कंपनी बिलो देन। अब उसका पर्पस सॉल्व हो गया। यानी दिस ड्यूक हैज़ ब्रॉट दिस एनवाय टू लुक एट हिज डचेसेस पोर्ट्रेट फॉर अ रीज़न। उसका एक कारण था कि वो इसको यहाँ पर लाया पेंटिंग दिखाने के लिए। अब वो कह रहा है कि पूरा हो गया मकसद उसका। वील मीट द कंपनी बिलो देन। अब हम नीचे चलते हैं, सब लोगों के बीच में बैठेंगे। आई रिपीट, द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन ऑफ डाउरी विल बी डिसअलाउड। अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि जो एनवॉय था वो रिश्ता लेकर आया है इस ड्यूक के लिए। इसकी दूसरी पत्नी के रूप में जो लड़की का रिश्ता आ रहा है वो एक काउंट की बेटी का रिश्ता है। और यहाँ वो उस एनवाय को कह रहा है, दोहरा रहा है, रादर रिपीट कहा शब्द दोहराना। द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस यानी बहुत उसके पास धन संपदा है और दिलदार भी है, वो देता है। तो काउंट आपका जो मालिक है उसके पास बहुत है, इज़ एम्पल वारंट। और उसके पास जितनी धनमाया है वो ही एक तरह का काफ़ी है कहने के लिए। एम्पल यानी पर्याप्त, वारंट वारंटी गारंटी। नो जस्ट प्रिटेंस, जस्ट यानी सही, लॉजिकली। प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, लेकिन यहाँ दिखावा नहीं है। ऑफ माइन ऑफ डाउरी विल बी डिसअलाउड। डाउरी दहेज को कहते हैं, हम सब जानते हैं। डिसअलाउ कर देना यानी अगर मैं मांगूँ तो क्योंकि आपके अकाउंट मालिक के पास बहुत पैसा है, अगर मैं मांगता हूँ डाउरी के नाम पे, दहेज के नाम पे, तो मिल जाना चाहिए। हालांकि दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरा, जैसा मैंने पहले कहा था एट स्टार्टिंग, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं उसकी सुंदर फेयर डॉटर सेल्फ, उसकी सुंदर कन्या का ही हाथ चाहता हूँ शादी के लिए। ने विल गो टुगेदर डाउन सर। अब लाजमी सी बात है कि इतना सब कुछ देख सुनकर ये एनवॉय ज़रूर हड़बड़ा गया होगा, घबरा गया होगा कि यहाँ तो हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं और एक ये ड्यूक साहब हैं जो बता रहे हैं कि पहली पत्नी को मरवा चुके हैं, और बड़े निर्लज्ज तरीके से ये भी कह रहे हैं कि हम दहेज की भी कामना कर रहे हैं। ने विल गो टुगेदर, ज़रूर ये तेज़ी से कदम बढ़ाकर वहाँ से निकल जाना चाह रहे होंगे, लेकिन रोक दिया ड्यूक ने उन्हें। रुकिए, विल गो टुगेदर डाउन। अरे चलते हैं भाई, साथ साथ ही चलेंगे। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स थॉट अ रेयरिटी विच क्लॉस ऑफ इट्सबर्ग ईस्ट कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। और कलाकृतियों का शौकीन है, कला का प्रेमी है ड्यूक, ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ फिर वो दिखा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में कितने भी दोष क्यों ना हो, लेकिन कला प्रेमी तो वो निश्चित रूप से है। और यहाँ उसको दिखाने से भी नहीं चूकता, उसने बहुत सी कलाकृतियाँ घर में इकट्ठी कर रखी हैं।
यहाँ दिखा रहा है नेपच्यून, जिसको हम सी गॉड के नाम से भी जानते हैं माइथोलॉजी में, दो टेमिंग अ सी हॉर्स, एक दरियाई घोड़े को टेम कर रहा है, यानी काबू में करता हुआ दिखा रहे हैं उसको। और उसका उसने क्या बना रखा है, वो ब्रॉन्ज में है, ब्रॉन्ज में एक कास्ट बना रखा है, यानी एक जिसको हम प्रतिमा कहते हैं, ऐसी प्रतिमा उसकी बना रखी है उसने, उस दरियाई घोड़े को टेम करते हुए, काबू में करते हुए दरिया के देवता की। ये क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने उनके लिए बनाया था। और ये जो क्लॉज ऑफ इंसबर्ग की बात करते हैं, इस ई शब्द से हमको थोड़ा अंदाज़ा होता है कि ये काउंट जो है वो वहीं से आए हैं, जिनकी बिटिया का हाथ, जिनकी बेटी का हाथ ये विवाह के लिए मांग रहे हैं। तो यहाँ ये कविता ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब इसको समझने में थोड़ी सुविधा रही होगी। आपके रिस्पॉन्सेस का मैं इंतज़ार करूँगी। इसी के बाद फिर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। थैंक यू।